तो चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में अब लैंड जिहाद पर लगाम लगने वाली है। उत्तराखंड में भू कानून को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट बैठक में लिया गया है बड़ा और अहम फैसला। सख्त भू कानून का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। बाहर वालों के लिए आसान नहीं होगा जमीन खरीदना। उत्तराखंड कैबिनेट ने आज अपनी महत्वपूर्ण बैठक में सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही से पहले बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे थे। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये जानकारी साझा करी कि उत्तराखंड की धामी सरकार भू कानून को और सख्त बनाने पर लगातार जोर दे रही है। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में भू कानून संशोधन संबंधी विधेयक आ सकता है। उत्तराखंड के अलग अलग संगठन लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून को लेकर आंदोलनरत हैं। मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ, आहूत हुआ, विधानसभा के बाहर भू कानून को लेकर हंगामा भी देखने को मिला था। तो इसी के साथ अब समझते चलिए कि आखिरकार नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। त्रिवेंद्र सरकार के 2018 के सभी जो प्रावधान थे उनको निरस्त कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की ओर से 2018 में लागू किए गए सभी प्रावधानों को नए कानून में समाप्त किया गया है। सबसे पहली बात जो फोकस करने वाली है वो यही है, बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध रहेगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। यानी कि इसके अलावा एग्रीकल्चर कृषि भूमि को और हॉर्टिकल्चर की भूमियों को नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा जो भूमि है यानी कि मकान है, मकान खरीदे जा सकते हैं, कमर्शियल प्लेसेस खरीदे जा सकते हैं, पर कृषि भूमि नहीं खरीदे जा सकती। पहाड़ों में चकबंदी और बंदोबस्ती होगी। पहाड़ी इलाकों में भूमि का सही उपयोग सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी। जिलाधिकारी के अधिकार सीमित होंगे। शपथ पत्र होगा अनिवार्य। आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर दो तरह के जो प्रशासन है वो एग्जीक्यूट होते हैं। पहला प्रशासन जो राज्य सरकार का होता है और दूसरा प्रशासन भी राज्य सरकार का जरूर होता है, पर वो गांव के कानूनों के हिसाब से चलता है। अंकिता भंडारी केस में इस मामले को ज्यादा हाईलाइट किया गया था। अब जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति नहीं दे पाएंगे। पहले जिलाधिकारी के पास एक विशेष अधिकार हुआ करता था, वो अधिकार उनसे ले लिया गया है। सभी मामलों में सरकार के द्वारा बनाए गए पोर्टल के जरिए ही पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से भूमि खरीद की निगरानी की जाएगी। प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां पर राज्य के बाहर से किसी भी व्यक्ति की ओर से खरीदी गई जमीन को दर्ज किया जाएगा। शपथ पत्र अनिवार्य होगा, यानी कि शपथ पत्र में यह मेंशन होना चाहिए जो जमीन खरीदी गई है वो हॉर्टिकल्चर की नहीं है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। राज्य के बाहर के लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़ा और अनियमितताओं को रोका जा सके। नियमित रूप से भूमि खरीद की रिपोर्टिंग होगी। सभी जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपनी होगी। जमीन सरकार में निहित होगी। नगर निकाय सीमा के भीतर तय भू उपयोग होगा। नगर निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाली भूमि का इस्तेमाल केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे नगर निकाय के अंदर किसी जमीन को अगर कमर्शियल घोषित कर दिया गया है तो उसका उपयोग कमर्शियल होगा। किसी जमीन को रिहायशी कह दिया गया तो वो उसका स्थान जो है वो निवास स्थान के लिए यूज होगा। एग्रीकल्चर की है तो एग्रीकल्चर, जलावन है तो जलावन, जंगल है तो जंगल। आप सब लोग साक्षी हैं। आज पूरा उत्तराखंड देख रहा है जिस प्रकार का व्यवहार कल माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसमें भी एक माननीय सदस्य के द्वारा जिस प्रकार से किया गया, सरेआम बोला गया चोर, रिश्वत 10% या क्या, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट पता नहीं है, इस प्रकार का
आरोप लगाना और मोदी जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जो मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, माननीय धामी जी जो सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको चोर कहना, ये ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, बहुत लंबे समय से इस तरह की भू कानून का इंतजार पूरे प्रदेशवासियों को था और आंदोलनरत भी थे वो। ऐसे में सरकार का ये इनिशिएटिव उनको कितना लुभाएगा और कितना हताश करेगा? बिल्कुल पूजा, इस बार लैंड जिहाद को लेकर के धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जो भू कानून है उसको कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई थी और उसके बाद कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ही ये एजेंडा था कि भू कानून को लागू कर दिया जाए। तो कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब इसके बाद इसको सदन के पटल पे रखा जाएगा। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कल बजट पेश होना है, लेकिन भू कानून को सदन के पटल पे रखा जाएगा। अब जानते हैं कि ये भू कानून आखिर लागू क्यों किया गया और क्या इसके नियम है। साल 2018 की त्रिवेंद्र सरकार ने लागू किया था कि कोई भी व्यक्ति आकर के राज्य में जमीन खरीद सकता है, चाहे वो पहाड़ी जनपद हो चाहे मैदानी जनपद हो। लेकिन अब तत्कालीन जो अभी की सरकार है, धामी सरकार, उसने 2018 के सारे नियम कैंसिल कर दिए। अब भू कानून के तहत जो पहाड़ी व्यक्ति है वो जमीन नहीं खरीद सकता है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे जिले हैं जिनको छोड़ा गया है, लेकिन बाकी जो 11 जिले हैं उसमें बाहरी व्यक्ति जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों की जमीनें वो क्रय भी कर सकता है। साथ ही साथ नगर निगम, अगर हम राजधानी देहरादून हरिद्वार की जो 2 जिले छोड़े गए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इसमें जो नगर निगम क्षेत्र है उस नगर निगम क्षेत्र के जो बाहर की जमीन है वो करीब 250 वर्ग मीटर जो जमीन है वो बाहरी व्यक्ति ले सकता है। लेकिन उसमें भी पहले जिलाधिकारी के द्वारा जो है निर्गत कर दिया जाता था कि आप जिलाधिकारी के ऑप्शन से जो है आप जमीन खरीद सकते थे। लेकिन अब पोर्टल बनाया गया, उस पोर्टल के जरिए आप जब जमीन खरीदेंगे तो आपको शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र देने के बाद जब उस पोर्टल में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जब वो परमिट देंगे तब आप जमीन खरीद सकते हैं। क्योंकि धामी सरकार ने ये फैसला लिया है, जनता के हित में फैसला है, सभी लोग इसकी जो है वाहवाही कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष जरूर विरोध कर रहा है कि आखिर भू कानून लाने का उपयोग क्या है, किस वजह से भू कानून लेकर के आ रहे हैं। लेकिन धामी सरकार हो चाहे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हो, ठीक है। इस बीच देखिए अनुज, मैं ये भी समझना चाहूंगी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इससे कह सकते हैं कि एक्सक्लूड रखा गया है, बाहर रखा गया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये पर्यटन क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ जमीनें लोगों के पास हैं, या क्या रीजन है कि इन दोनों जिलों को अलग रखा गया है? बिल्कुल पूजा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर दोनों को अलग रखने का जो मोटिव है वो ये है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार और उधम सिंह नगर है। साथ ही साथ चूंकि ट्रेन रेल लगे हुए एरिया है तो उसका परिसीमन भी अभी तक की पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। तो इसी वजह से दोनों जिलों को अब बाहर रखा गया है। हालांकि चूंकि जमीन खरीद फरोख्त दोनों जगह, चूंकि हरिद्वार धर्म नगरी है, वहां भी जमीनें खरीद फरोख्त होती है, और चाहे उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यूपी बेल्ट लगा हुआ है, तो इस वजह से दोनों जिलों को बाहर रखा गया। हालांकि चूंकि त्रिवेंद्र सरकार ने ये चीज करी हुई है कि 2018 में उन्होंने जो है सभी जिलों को ये कर दिया था कि बाहरी व्यक्ति आ सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। लेकिन क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को नजरअंदाज किया है? क्या पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो फैसले लिए गए थे अनुज, इसको नजरअंदाज की बजाय अगर ये बोला जाए कि उन फैसलों को सुधारा है तो ज्यादा ठीक रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, अहम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। 27 फरवरी को हर्षिल मुखवा का दौरा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के शासन और प्रशासन दोनों ही मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने तैयारियों को रफ्तार देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर्षिल मुखवा की प्रस्तावित यात्रा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐतिहासिक अवसर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस दौरे को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज करते हुए प्रस्तावित कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड आने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलने के साथ साथ श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में चारधाम शीतकालीन गद्दी स्थलों पर आकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पार्किंग, सड़क और परिवहन व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमेशा जब वो उत्तराखंड आते हैं तो हमारे पर्यटन को चार चांद लग जाते हैं। तो इस समय उनका आना मुकबा में हो रहा है और चार धाम शीतकालीन यात्रा के अंतर्गत यमुनोत्री खरसाली में 1107 व्यक्तियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री मुकबा में 5080 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ ऊखीमठ में 14,336 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं और बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में 15,766 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यह हमारी शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छी रही। इसमें 36,289 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए और अपने आप जीवन को कृतार्थ किया है। तो ये यात्रा हमारी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से जो हमारा जादूंग है, जहाँ 1962 में चाइनीज वॉर में उसको एक रात को खाली करा लिया गया, उसको भी हम टूरिज्म में ला रहे हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां बजट को लेकर के हरिद्वार के किसानों में डर है। हालांकि किसानों को सरकार से उम्मीद है कि बजट में बिजली के जो बिल हैं उसमें छूट, गन्ना मूल्यों में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाया जाएगा। इसको लेकर के किसानों ने न्यूज इंडिया से बातचीत भी की है। चल रहा है और हो सकता है कि कल सरकार इस बार का बजट पेश करे, लेकिन किसान अभी भी आशंकित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ इस बजट में उम्मीद से ज्यादा हो और खासकर गन्ना मूल्य को लेकर तो कुछ ना कुछ अच्छा हो। हम मौजूद हैं लक्सर गन्ना विकास भवन के सामने, आप देख सकते हैं कुछ किसान भी यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे क्या उम्मीद है और क्या उनकी डिमांड है। आप भारतीय किसान संघ से ताल्लुक रखते हैं और बड़े नेताओं में शुमार है सुधीर चौधरी, आप बताइए, अभी तक तो सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया, जबकि सत्र अवसान की तरफ जा रहा है, यानी कि सत्र समाप्ति की तरफ है। भाई साहब, ये जो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड के किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिजली बिलों में हम 3 माह की छूट देंगे, ये अपने वादे से मुकर गए। और जब इन्होंने गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार के बराबर करना है तो इसे यही करना था जो ज्यों का त्यों है, तो कम से कम इसे 3 महीने पहले कर देते, अक्टूबर नवंबर में। किसान स्वतंत्र, अब आधा सीजन जा चुका है, अब इन्होंने गन्ना मूल्य घोषित किया है, इसका क्या फायदा हो रहा है? नहीं, अभी तक किया नहीं है। नहीं करने को उसने कर दिया ना उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी के। अच्छा, जब उत्तर प्रदेश सरकार अपने किसानों को बिजली में छूट दे रही है तो जो नकल ये उत्तर प्रदेश सरकार की करती है गन्ना मूल्य में और चीजों में, तो बिजली में भी ऐसा इन्होंने छूट देनी चाहिए। ये किसानों के कनेक्शन काट रहे हैं उनके, जिनके पास बकायदा आ रहा। अब पहले छूट का इन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार में छूट देंगे, और छूट ना देकर गरीब आदमियों के, किसान गरीब जो घरेलू कनेक्शन, उनके भी कनेक्शन काट रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिजली में छूट मिले और गन्ना मूल्य कुछ ज्यादा हो पहले से, यानी पिछले वर्ष की। इसकी वजह ये भी कि लागत ज्यादा बढ़ी है, लागत बढ़ी है, मजदूरी बढ़ी है, खाद के मूल्य बढ़े हैं। तो जब हमारे हर चीजों की लागत बढ़ी है तो गन्ना मूल्य क्यों नहीं बढ़ाते? हमारा बढ़ना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और भी किसान मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या मांग है? बात यही बात है, हमारे किसानों की बहुत ज्यादा लागत बढ़ चुकी है, लेबर मिलती नहीं, हमें लेबर बहुत महंगी हो गई हमारी और लागत बहुत ज्यादा आ रही है, मूल्य हमें कम मिल रहा है बहुत ज्यादा जी। मूल्य अच्छा हमें मिला, हमें कुछ देंगे सरकार, उम्मीद लगाए बैठे भारतीय जनता पार्टी, कुछ हमें देगी सरकार, तो उम्मीद है हमें कुछ देगी इस बार। हम मुख्यमंत्री में सुनेंगे, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है हमारे, सुनो हमारे बारे में, किसानों की तरफ देखकर भी लाइट भी नहीं फ्री करवाओ थोड़ी सी। जो गन्ने के चेयरमैन है वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार से पूरी उम्मीद है और वो करेगी भी, लेकिन दूसरे किसान जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक तो कुछ किया नहीं है और किस तरह से उम्मीद पालें, ये बड़ा सवाल है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि कम से कम
खाद बीज में सब्सिडी बढ़ाएं और छूट करें बिजली बिलों में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो अब देखने वाली बात है इस बजट में सरकार किसानों को क्या देती है। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। तो दूसरी तरफ देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। नए कानून के तहत 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाले हर विवाह का रजिस्ट्रेशन विवाह की तारीख से 60 दिनों के अंदर करवाना जरूरी होगा। आपको बताते चले कि समय सीमा के अंदर पंजीकरण न कराने पर संबंधित जोड़े को लेट फाइन भी भरना होगा, जिसके बाद ही विवाह का आधिकारिक पंजीकरण संभव हो पाएगा। साथ ही 26 मार्च 2010 से लेकर 27 जनवरी 2025 तक संपन्न हुए विवाहों का पंजीकरण अगले 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। इस नियमावली के प्रभाव में आने के बाद रुड़की नगर निगम कार्यालय में अब तक 30 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 2 आवेदन खारिज भी किए गए हैं। तो वहीं नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने बताया, विवाह पंजीकरण को लेकर आम लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम विशेष अभियान चलाएगा। सरकार के निर्देशानुसार शहर भर में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे ताकि लोग समय पर अपने विवाह का पंजीकरण करवा सकें। जो अभी एक्ट आया है जनवरी में लॉन्च हुआ है 27 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके बाद उसके रूल्स भी आ गए हैं। तो नगर निगम क्षेत्र में जो हमारे टीआई है, टैक्स इंस्पेक्टर, वो इसके सब रजिस्ट्रार है और नगर आयुक्त तो इसमें रजिस्ट्रार है। तो इसमें जो सर्विसेज है, जैसे विवाह पंजीकरण है, विवाह को पंजीकरण को निरस्त करना है, उसके साथ साथ बिल का है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का है और लिव इन का है। तो इस संबंध में अलग अलग जैसे समय अवधि है कि तत्काल चाहिए तो 3 दिन का है, और अगर सामान्य तरीके से चाहिए तो 15 दिन का है, और उसमें शुल्क निर्धारित है। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रचार प्रसार हुआ है काफी, और हम लोगों के स्तर पे भी लोकल लेवल पे जैसे प्रचार प्रसार किया गया है। अभी हम उसकी एक जैसे सेवा के अधिकार के प्रोविजन है। तो हरिद्वार में शारदीय कांवड़ मेला शुरू हो गया है। कांवड़ यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। जी हां, शिव भक्तों के जयकारे से माहौल शिवमय हो गया है। गंगा जल लेने हरिद्वार जा रहे कांवड़िए कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त है। श्रावण मास की तरह अब शारदीय कांवड़ यात्रा भी भक्तों की अपार श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण धीरे धीरे बनती जा रही है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होते ही शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस दौरान भक्तों की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ऐसी एक तस्वीर हरिद्वार रुड़की दिल्ली राजमार्ग पर देखने को मिली, जहां मुजफ्फरनगर के रहने वाले शिव भक्त राज सिंह अपनी अनोखी श्रद्धा के कारण चर्चाओं में हैं। उन्होंने हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के एक शिव मंदिर में जल अर्पित करने का संकल्प लिया है। खास बात यह है कि वो पूरी यात्रा घुटनों के बल तय कर रहे हैं। लगभग 105 किलोमीटर की ये कठिन यात्रा उनकी अटूट आस्था की प्रतीक है। यात्रा के दौरान राज सिंह ने बताया, उनकी ये भक्ति भोलेनाथ को समर्पित है और वो बिना किसी कठिनाई की परवाह किए श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमने 6:15 बजे जल भरकर उनसे लिए, हमें इसी भक्ति में आनंद आ रहा है। इससे श्रेष्ठ कोई भक्ति है नहीं। इसे चलने को कहते हैं घुटनों पे बल चलना। घुटनों पे बल चलकर हर की पैड़ी से, और अपने 105 किलोमीटर पड़ता है हमारा गांव। 105 किलोमीटर चलकर घुटनों के बल से अपने शिव मंदिर पर जल चढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।